दान चोरी में 3 नए आरोपी रिमांड पर। 40 घंटे की पुलिस कस्टडी मंजूर। चंपत राय का पत्र वायरल। 180 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला हर गुजरते दिन एक साथ और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। जिस मामले को शुरुआत में सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चोरी माना जा रहा था, अब उसी मामले में जांच की दिशा बदलती दिखाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि दान के पैसे किसने चुराए हैं, बल्कि सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी इतने लंबे समय तक कैसे चलती रही, किसने आंखें बंद कर रखी और किसने नियम बदले, किसने लापरवाही की और किसने जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए। अब पुलिस की जांच और एसआईटी की रिपोर्ट और सामने आ रहे दस्तावेज कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके जवाब पूरे देश को चाहिए। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर के दान चोरी मामले में पुलिस को 3 नए आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल गई है। बुधवार सुबह ठीक 7 बजे पुलिस ने तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया है। इससे पहले भी पुलिस इन तीनों से जेल के अंदर ही पूछताछ कर रही थी। उस पूछताछ में कई ऐसी जानकारियां सामने आई थी जिनके आधार पर पुलिस को लगा कि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अब पुलिस इन जानकारियों को जोड़कर पूरे मामले की असली तस्वीर समझने की कोशिश करेगी। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर मंदिर के दान के पैसे किस तरह चुराए जाते थे, चोरी की पूरी योजना कैसे बनाई गई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, चोरी के बाद ये पैसे आखिर कहाँ ले जाए जाते थे, किस किस जगह उन पैसों को खर्च किया गया। जब पुलिस ने अदालत से इन आरोपियों की रिमांड मांगी थी तब भी उनसे साफ कहा था कि आरोपियों से कुछ अहम सबूत बरामद करने हैं, कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक नहीं मिली है, जो इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा सकती है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ जेल में बैठकर पूछताछ करने से काम पूरा नहीं होगा। आरोपियों को मौके पर ले जाकर पूछताछ करनी होगी ताकि चोरों से जुड़े सबूत और सामान दोनों ही बरामद किए जा सके। आपको याद होगा कि जैसे ही राम मंदिर दान चोरी का मामला सामने आया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने शुरुआती जांच की और अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट और एसआईटी के निर्देश के आधार पर ही 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद अदालत की अनुमति लेकर पुलिस ने जेल के अंदर जाकर इन आरोपियों से एक करके पूछताछ भी की थी। इससे पहले इस मामले में के एक आरोपी अविनाश शुक्ला को भी पुलिस रिमांड पर ले चुकी है। उस दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद एक कार समेत कई चीजें बरामद की थी। उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने अब अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। हालांकि अदालत ने 7 दिन की जगह करीब 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने दिया है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जांच अधिकारी और अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी भी अदालत में मौजूद रहे। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों से पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं और अब उन जानकारियों के आधार पर नए सबूत और दूसरी चीजों की बरामदगी करनी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की ओर से डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने पुलिस के रिमांड की मांग का विरोध भी किया। उन्होंने अदालत से कहा कि पुलिस को रिमांड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की बातों को सही माना और तीनों आरोपियों की 40 घंटे की कस्टडी मंजूर कर दी। इसके बाद बुधवार सुबह पुलिस ने जेल पहुंचकर तीनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। ये भी जानना जरूरी है कि पुलिस ने 3 दिन पहले यानी 5 जुलाई को भी अदालत की अनुमति मिलने के बाद जेल में करीब 5 घंटे तक इन तीनों ही आरोपियों से बेहद लंबी पूछताछ की थी।
इस दौरान पुलिस ने इनके मोबाइल फोन से चैट्स भी देखे। चैट की जांच में कई नई जानकारियां सामने आई। पुलिस ने सिर्फ चैट पढ़कर ही बातें खत्म नहीं की, बल्कि मौके पर जाकर उन जानकारियों का मिलान भी करवाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने तीनों आरोपियों से अलग अलग भी पूछताछ की और फिर तीनों के आमने सामने बिठाकर भी सवाल किए। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी पूछताछ में कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय का एसआईटी को लिखा एक पत्र सार्वजनिक हो गया है। ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में चंपत राय ने कई ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने मामले को नई दिशा दे दी है। इस पत्र में चंपत राय ने साफ साफ लिखा है कि दान की गिनती के लिए जो दिशा निर्देश यानी एसओपी बनाई गई थी, जो पूरा प्रोसेस बनाया गया था, उस पर उनके हस्ताक्षर थे ही नहीं। उन्होंने लिखा कि इस एसओपी में ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा का मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दस्तावेज की जानकारी उन्हें पिछले महीने यानी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस में मिली थी। इससे पहले उन्हें इस एसओपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चंपत राय ने अपने पत्र में साफ लिखा कि वो इस एसओपी से सहमत नहीं है और इसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने ये भी लिखा कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी समझौते हुए हैं, उन सभी पर केवल उनके और दूसरी तरफ के अधिकारी के हस्ताक्षर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि दान की गिनती जैसे महत्वपूर्ण नियम बनाने वाले दस्तावेज पर उनके यानी चंपत राय के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर उस समय वो अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो उनके लौटने का इंतजार किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। यानी अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस तय करते समय महासचिव को ही जानकारी नहीं दी गई। आखिर क्यों? क्या उन्हें जानबूझकर इस प्रक्रिया से दूर रखा गया या फिर ये सिर्फ लापरवाही थी? इन सवालों के जवाब भी जांच पूरे होने के बाद ही सामने आएंगे। अब बात करते हैं एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में दान की गिनती की पूरी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिखा गया, लेकिन ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर उठाए गए। इतना ही नहीं, एसआईटी की जांच से ये भी सामने आया कि ट्रस्ट के पास पहले से ही ऐसी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद थी जिसमें कई गंभीर कमियों की तरफ ध्यान दिलाया गया था। ये ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 से लेकर 2025 और 26 तक की थी। इसमें साफ लिखा गया था कि प्रबंधन व्यवस्था में बार बार कमियां सामने आ रही हैं। हुंडी यानी दान पात्र कब खोली गई, कितनी हुंडियां खोली गई, इसका रिकॉर्ड कई जगह सही नहीं मिला। हुंडियों से पैसा निकाल कर गिनती वाले कमरे तक ले जाते समय कई जगह सीसीटीवी कैमरों की नज़र ही नहीं थी। यानी पैसे जिस रास्ते से ले जाए जा रहे थे वहाँ कैमरेज थे ही नहीं, और अगर थे तो वो काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा दान में मिलने वाली कई वस्तुओं की रसीद भी जारी नहीं की गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की गई कि रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए। लेकिन एसआईटी के मुताबिक इस सिफारिश को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद जांच एजेंसियों के पास कई अहम सबूत होते। वो रिकॉर्डिंग्स होती जहां दान पात्र से पैसे गिनती कक्ष तक ले जा रहे हैं। जब एसआईटी जांच करने पहुंची तब उसे पूरे 180 दिन के सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिले। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी करने वालों ने अपने बचाव के लिए जो पुराने फुटेजेस थे उसे हटवा दिए ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत बचे ही ना। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेजेस में करीब 70 बार चोरी होने के संकेत मिले, यानी ये कोई 1-2 दिन की घटना थी ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से पहले भी लगातार चोरी होती रही थी। अगर ये बात पूरी तरह सही साबित होती है तो इसका मतलब साफ है कि ये लंबे समय से चल रहा था और किसी ने समय रहते इसे रोका नहीं। जांच में एक और बड़ी बात सामने आई है। स्टेट बैंक और ट्रस्ट के बीच 20 सितंबर 2024 को ये व्यवस्था तय की गई थी कि दान गिनने वाले कमरे में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की
तलाशी ली जाएगी। लेकिन बाद में 6 फरवरी 2025 को जारी नई एसओपी में इस नियम को बदल दिया गया। इसमें कहा गया कि तलाशी हर बार जरूरी नहीं होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर या फिर कभी कभी ही की जा सकती है। यानी नियमित जांच की जगह ढील दे दी गई। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों यानी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की इस कस्टडी रिमांड से कौन कौन से नए राज सामने आते हैं, चोरी का पूरा सच कब सामने आता है और क्या इस मामले में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि लापरवाही या नियमों में ढील देने वाले जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले की परतें खुलती जाएंगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं ने जो दान चढ़ाया, आखिर उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।